हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए यूपी बीएड 2020 को लेकर जो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं उसका 7वां सेगमेंट देखते हैं। और यह जो क्वेश्चन है, यह जो एमसीक्यू है, वह प्राचीन भारत का जो इतिहास है उससे रिलेटेड है। तो हमने आधुनिक भारत के इतिहास को कवर किया, अब हम प्राचीन भारत के इतिहास को देख रहे हैं। तो टॉप 20 क्वेश्चन रहेंगे ये, तो लगभग 50% एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर एक बात और करना चाहूँगा कि 100 क्वेश्चन तो हमने आधुनिक भारत के इतिहास को देखे, और यहाँ पर आप थंबनेल देख के यह मत समझ लीजिएगा कि यह जो क्वेश्चन है स्पेशली यूपी बीएड के लिए ही बनाए गए हैं। यह जो क्वेश्चन है, आपको यह जो कोर्स है वह बेनिफिट करेगा यूपी पीसीएस की जो बीईओ की एग्ज़ाम है, यूपी बीएड, यूपी ट्रिपल एससी के जो आने वाले एग्ज़ाम है, और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में तो ये सबसे अच्छा आपके लिए बेनिफिट साबित होगा। ये तय कर लीजिए, क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे यहाँ से। तो हम, मेरे कहने का मतलब यह है कि हम जो है सबसे पहले इतिहास के सेगमेंट को, उसके बाद ज्योग्राफी को, उसके बाद इकोनॉमिक्स और उसके बाद पॉलिटी के सेक्शन को हम पूरे प्रैक्टिस सेट के जरिए जो हम समझते चलेंगे, और इतना आसान इसको बना देंगे कि आराम से आप जो है जो आने वाले एग्जाम है उसको कवर कर सकेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम देखते हैं सारे क्वेश्चन को। तो प्राचीन भारत का इतिहास है, तो नंबर 1 क्वेश्चन पर आते हैं कि वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है, यानी ये जो होता है ये क्या है। होता मतलब वो होता नहीं होता, यहाँ पर होता मतलब उच्चारण से मतलब है। तो ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो जब भी इसका हम मारेंगे ऑप्शन तो ऋग्वेद मारेंगे। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध जो है वो ऋग्वेद से। वेद 4 हैं, पुरोहित 4 हैं, और इसी पुरोहित में जो है होता का उच्चारण ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है। अगर सामवेद की बात करें तो उद्गाता है यानी गायन, यजुर्वेद में बात करें तो अथर्वयु है यानी कर्मकांडी, अथर्ववेद में बात करें तो ब्रह्मा। ठीक, तो ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उस वीर भारती राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो ऑप्शन है आंधी, पुरु, चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्म नंद। तो ऑप्शन इसका सीधा सीधा हम मारेंगे पोरस को। ठीक है। तो पोरस यानी जिनको पुरु भी बोला जाता था, सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में जब भारत पर आक्रमण किया, लेकिन ब्यास नदी को उसकी जो सेना जो है वो आगे नहीं पार करने से मना कर देती है, और उसी के बाद से वो वापस लौट जाता है। तो उस समय मगध का अगर शासक देखें तो घनानंद था, लेकिन मध्यवर्ती प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ के जो शासक थे वो पोरस थे। ठीक है। और सिकंदर का सशक्त विरोध इन्होंने ही सबसे पहले उस तरफ से किया था, और उनकी अद्भुत वीरता को देखते हुए सिकंदर ने उनके राज को ससम्मान जो है वो वापस कर दिया। तो इसका ऑप्शन मारेंगे पुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3rd नंबर। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दासता नहीं थी, यानी दास प्रथा नहीं थी। तो ऑप्शन है अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, मेगास्थनीज की इंडिका, वायु पुराण। तो मेगास्थनीज की इंडिका में इस चीज़ का उल्लेख है। ठीक है। मेगास्थनीज की जो इंडिका है वह जो है यह कहती है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। तो मौर्यों की राज्यसभा में सेल्यूकस के जो दूत थे, मेगास्थनीज ने लिखा है कि भारत में दास नहीं थे, लेकिन भारतीय स्रोत की अगर बात करें तो वह इस चीज़ का खंडन करता है, और समूह परिवारों में गृहदासों की प्रथा आम थी, और यह दास जो थे वह निम्न वर्ण के होते थे, लेकिन अस्पृश्यता जैसी चीज़ जो थी यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर, कि चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। तो ऑप्शन है पानवारियम, एरीवारियम, टोटवारियम, समत्वर वारियम। तो इसका ऑप्शन हम मारेंगे सीधा सीधा कौन सा, तो टोटवारियम। ठीक है। चोल प्रशासन जो था वो ग्रामीण प्रशासन तंत्र के सभी ग्राम समुदायों का एक शक्तिशाली संगठन के रूप में जाना जाता है, और ग्राम समितियों को जो है वारियम कहा जाता था। पंचायत के निर्वाचित सदस्यों से ही जो ग्राम की स्थायी समिति, उपवन समिति, कृषि समिति, और जो है न्याय समिति, ताड़क समिति और प्रतिरक्षा समिति आदि विविध प्रशासनिक छोटी छोटी ग्राम समितियों का भी गठन किया जाता था। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप सीधा सीधा इसमें आप ये मार देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर, कि चतुर्थ बौद्ध संगति
परिषद यानी संगीति को जो है आप परिषद के रूप में जानते तो हुई थी। तो ऑप्शन है कनिष्क, अशोक, हर्षवर्धन, मेनाडर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हम कौन सा मारेंगे? कई बार प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो चतुर्थ का जो है वह जो हुआ था वह कनिष्क के शासनकाल में भगवान बुद्ध के 585 निर्वाण महापरिवार के बाद जो है वह इसको किया गया था। और स्थान जो था कश्मीर का कुंडल वन था 102 ईस्वी में। और जो इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे। और इसी समिति में जो है विभाषा शास्त्र नाम का एक ग्रंथ की भी स्थापना हुई थी। ठीक है, और आप देखेंगे कि चतुर्बौध संगति में बौद्ध धर्म में हीनयान तथा महायान नाम के जो दो संप्रदाय हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तृतीय की बात करें अगर तो 236वें वर्ष बाद हुई थी, यानी 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। और मुगलीपुत्र सक्तिस्य जो थे उनके टाइम में शासक जो थे वो अशोक थे। ठीक है, द्वितीय की बात करें तो भगवान बुद्ध के मृत्यु के 100 वर्ष बाद यानी 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, और प्रथम की बात करें तो मृत्यु के तुरंत बाद यानी 483 ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो छठे नंबर में कि शक संवत प्रारंभ होता है तो 78 ईस्वी से, 58 ईस्वी से, 120 ईस्वी से, 320 ईस्वी से। ठीक है, तो शक संवत जो प्रारंभ होता है वह 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है। ठीक है, कनिष्क के राज्यारोहण की जो तिथि है वह 78वीं ईस्वी है। भारत में शक संवत का सूचक है। कनिष्क ने जो चीन के शासक थे पांचाल से युद्ध हुआ, जिसमें पहले कनिष्क की जो है होती है पराजय होती है, बाद में वह जो होते हैं इसमें विजयी हो जाते हैं। और कनिष्क ने भारत में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर क्वेश्चन आता है तो दो नवीन कला शैलियों का विकास किया, एक मथुरा और गांधार शैली। ये दो शैलियाँ जो है वो मानी जाती है। और 320 की अगर बात करें यहाँ पर 319 से 320 गुप्त संवत की जो है स्थापना यहाँ पर हुई थी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? तो नंदिकलम्बम और कलिंग पुत्तपरड़ी। ठीक है, पेरिया पुराणम, कुराल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कुराल को जो है वह जो है लघु ग्रंथ की संज्ञा दी गई। इसे तमिल साहित्य का जो है बाइबिल भी कहा जाता है, जो है माना जाता है। और चोल राजाओं के समय जो है इसका विकास हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है। तो ऑप्शन है 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो इसका हम सीधा सीधा ऑप्शन मारेंगे 9 नंबर। ठीक है, इसका उल्लेख नारदीय भक्ति सूत्र में भी मिलता है और जिसे नवदा भक्ति भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म। ठीक है, तो जैन धर्म को जो है वह जो है राष्ट्रकूट राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। अगर इसके प्रमाण देखने हैं तो औरंगाबाद की एलोरा गुफाओं में आपको इसके प्रमाण देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो ऑप्शन है शतानिक, उदयन, बोधि, निक्षु। ठीक है, तो बुद्ध जो थे कौशाम्बी जो थे वो उदयन के शासन काल में आए थे। ठीक है, और वत्स जनपद जो आधुनिक प्रयागराज का क्षेत्र है जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी। ठीक है, अगर उदयन को दीक्षा की बात करें तो पिंडोला नामक एक बौद्ध भिक्षु थे जिनके जरिए जो है बौद्ध मत की इन्होंने शिक्षा उनसे प्राप्त की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शक विजेता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है वह शक विजेता माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी के अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को जो है 409 ईस्वी में पराजित किया। और इस विजय के उपलक्ष्य में मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए और ये सिक्के शकों पर विजय का सूचक था। और इसी समय जो है चीनी यात्री फाहियान जो है
आया था और गुप्त को, इनके ही काल को गुप्त काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो महाराजा धीराज की इन्होंने उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। समुद्रगुप्त की बात करें तो प्रयाग स्तंभ लेख के जरिए इनकी जो है मिलती है जानकारी। भारत का नेपोलियन कहा जाता है, कविराज की उपाधि धारण किए थे। और कुमारगुप्त की बात करें तो सर्वाधिक अभिलेख जो हैं गुप्त काल में जो 18 हैं उससे जानकारी मिलती है। भीतरी अभिलेख और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इनके टाइम में हुई थी। चलिए, इनके टाइम में नालंदा विश्वविद्यालय स्थापना हुआ था। चलिए, बेस नगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो ऑप्शन है पुष्कवती, तक्षशिला, साकल, मथुरा। तो ऑप्शन इसका हम सीधा सीधा मार देंगे, कौन सा इसका? तो तक्षशिला जो है इसके ऑप्शन को हम टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 का। निम्न में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? तो चेर, चोल, पल्लव, पांड्य। ठीक है, तो सीधा सीधा इसमें हम ऑप्शन मारेंगे पल्लव को। ठीक है, क्योंकि संगम साहित्य में केवल पांड्य, चेर, चोल राजाओं का ही उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। सीधा सीधा इन्हीं 3 लोगों का, चेल, चोर, पांड्य। ठीक है, 14 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। तो ऑप्शन है ग्रीक विवरणों से, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से, जैन परंपरा से, अशोक अभिलेख के स्तंभ लेख से, यानी द्वितीय से। ठीक है, चलिए तो इसका सीधा सीधा हम ऑप्शन मारेंगे रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। क्योंकि काठियावाड़ अगर के सुदर्शन झील की बात की जाए, ठीक है, तो वहाँ पर जो है जूनागढ़ अभिलेख में ही इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, और रुद्रदामन को जो है उसका भी जो प्रमाण है वो जूनागढ़ के शिला अभिलेख से ही मिलता है। रुद्रदामन शकों का सर्वाधिक जो है सबसे प्रतापी शासक था, जिसके शासनकाल जो था वो गुजरात क्षेत्र में था। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया गया रुद्रदामन के द्वारा ही कराया गया था। तो इसका ऑप्शन हम मारेंगे रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक था? तो ऑप्शन है कंबम, कुट्टन, नन्नय, टिक्कड़। ठीक है, तो इसका हम ऑप्शन सीधा सीधा मारेंगे कंबम। ठीक है, तमिल साहित्य के त्रिरथ के रूप में भी इनको जाना जाता है और 11वीं सदी में इनका जो है वो जो है रामायण जो है, तमिल रामायण जो है इनके द्वारा रचित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। निम्न में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ऑप्शन है बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा अभिलेख, रुमनदेई स्तंभ अभिलेख। ठीक है, तो इसकी जो जानकारी है वो आपको रुमनदेई जो है इससे प्राप्त होती है। ठीक है, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है और इसकी जो खोज थी वो फेहरर ने की थी। अभिलेखों की जो संख्या है वो 14 है, आप जानते ही हैं, और 7 जो है वो स्तंभ लेख हैं जो अशोक के द्वारा जो है वो स्थापित कराए गए थे। तो 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? तो ऑप्शन है आनंद, महाकश्यप, मोगलीपुत्सक, उपाली। ठीक है, तो महाकश्यप जो हैं इसमें आप देखेंगे इनके द्वारा 483 ईसा पूर्व में राजगृह में जो है इस परिषद का जो है वह जो है आयोजन कराया गया था, संचालन कराया गया था। और यहीं पर सुत पीटक और विनय पीटक जो है, जो भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनको 2 रूपों में बांट दिया गया था। तो ये था आपका 17 क्वेश्चन। बाकी के 3 जो है क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, थोड़े से टफ क्वेश्चन होते हैं प्राचीन इतिहास के, तो इस वजह से जो है बाकी के पोर्शन में इसको कवर किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी और इस चीज़ की PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल के आप लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो आप वहाँ जाइए उस चीज़ को, और आपकी जो भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को लिखें और टेलीग्राम चैनल पे भी बताएं, तो उससे रिलेटेड चीज़ें मैं बनाने का प्रयास करूँगा। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।